देखिए आपके यहाँ पर ये आपको उपकार का आपके यहाँ पर है भारत आपके यहाँ जो आपको मध्यकालीन भारत का इतिहास है उसको यहाँ पे देखिए मध्यकालीन भारत का इतिहास और आपको यहाँ पे तो इसका ये आपको पार्ट टू होगा। पार्ट टू का यहाँ पर देखिए पार्ट टू में अंतर्गत हम यहाँ पर देखते हैं जो आपको द्वितीय पाल समाज का उदय उसको देखिए। द्वितीय पाल समाज का उदय अर्थात महिपाल देखिए। द्वितीय पाल समाज का उदय, द्वितीय पाल समाज के अंतर्गत आपको देखिए कौन कौन शासक आते हैं। सबसे महिपाल प्रथम आते हैं, महिपाल प्रथम आते हैं, नवपाल आते हैं, विग्रहपाल तृतीय आते हैं, रामपाल आते हैं और रामपाल आते हैं। ये चार जो शासक हुए, महिपाल प्रथम हुए, न्यायपाल हुए और विग्रहपाल तृतीय हो गए और रामपाल हो गए। ये आपको द्वितीय पाल समाज के शासक के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए यहाँ महिपाल प्रथम का जो जीवन काल रहा, महिपाल प्रथम का जो जीवन काल रहा आपको उसको देखिए। ये आपके यहाँ पर है क्या कि महिपाल प्रथम देखिए। तो महिपाल प्रथम का जीवन का आपको 988 ईस्वी से लेकर 1038 ईस्वी तक रहा। तो महिपाल प्रथम का जो जीवन काल है वह 988 ईस्वी से लेकर देखिए 988 ईस्वी से लेकर 1038 ईस्वी तक आपको रहा। देखिए पालों की शक्ति को पुनर्स्थापित करने वाला द्वितीय पाल साम्राज्य का देखिए पालों की शक्ति को पुनर्स्थापित करने वाला द्वितीय पाल समाज का प्रथम शासक महिपाल प्रथम था। देखिए पालों की शक्ति को पुनर्स्थापित करने वाला द्वितीय पाल समाज का प्रथम शासक महिपाल प्रथम था। महिपाल प्रथम पालों के सर्वाधिक शक्तिशाली देवपाल के समान पराक्रमी शासक था। अभिलेखों के अनुसार उसने समतट अर्थात दक्षिण पूर्वी बंगाल, पूर्वी वरेंद्र मतलब पूर्वी बंगाल, राग मतलब आपको पश्चिमी बंगाल, दक्षिणी बिहार तिरमुक्ति जो बोलते हैं, दक्षिणी बिहार तिरहुत को तिरभुक्ति बोलते हैं, यह बनारस पर अधिकार किया था। महिपाल प्रथम राजेंद्र चोल एवं गांगे देव जिसको कलचुरी बोलते हैं, गांगे देव कलचुरी से परास्त हुआ था। महिपाल प्रथम जो राजेंद्र चोल एवं गांगे देव अर्थात कलचुरी से परास्त हुआ था। महिपाल प्रथम ने बोध गया नालंदा, सारनाथ, बनारस के अनेक विहारों मंदिरों का जीर्णोद्धार एवं निर्माण कराया था। तो महिपाल प्रथम ने बोध गया नालंदा, महिपाल प्रथम ने बोध गया नालंदा, सारनाथ, बनारस के अनेक विहारों मंदिरों का जीर्णोद्धार एवं निर्माण कराया था। तो जीर्णोद्धार एवं निर्माण कराया था। महिपाल प्रथम ने बोध गया नालंदा, सारनाथ, बनारस के अनेक विहारों मंदिरों का जीर्णोद्धार एवं निर्माण कराया था। अब देखिए नेपाल की बात यहाँ पर की गई है। तो नेपाल जो आपको है वो आपको नेपाल जो है वो नेपाल का इस जीवन का आपको 1038 से लेकर ईस्वी से लेकर अब देखिए दूसरे जो आपके यहाँ पर द्वितीय पाल समाज के दूसरे जो शासक थे वो आपको नेपाल थे। नेपाल को आपको शासन का 1038 ईस्वी से लेकर 1055 ईस्वी तक रहा। 1038 से लेकर 1055 ईस्वी तक यहाँ पर रहा। अब देखिए यहाँ पर क्या कि पाल समाज का पतन पुनः होने लगा था। नेपाल का कलचुरी शासक कर्ण से संघर्ष रहा, जिसके लिए विक्रमशिला महावीर के प्रधान आचार्य दीपंकरश्री ज्ञान अतीश की सलाह से आपस में समझौता कर लिया गया, जिसके फलस्वरूप मगध में स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ। पाल समाज का पतन पुनः होने लगा था। नेपाल का कलचुरी शासक कर्ण से संघर्ष हुआ, जिसके लिए विक्रमशिला महावीर के प्रधान आचार्य दीपंकरश्री ज्ञान आतिश की सलाह से आपस में समझौता कर लिया गया, जिसके फलस्वरूप मगध में स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ। और विग्रहपाल तृतीय का जो जीवन काल रहा वो आपको यहाँ पर द्वितीय पाल समाज का तीसरी शासक जो है जिसको बोलते हैं विग्रहपाल तृतीय बोलते हैं। विग्रहपाल तृतीय का जीवन काल आपको 1055 ईस्वी से लेकर 1072 ईस्वी तक रहा। विग्रहपाल तृतीय का जो शासनकाल रहा वो 1055 से लेकर 1072 ईस्वी तक रहा। इसमें देखिए विग्रहपाल इस उत्तर बिहार तक सिमट कर रह गया। विग्रहपाल इस दौरान आपको उत्तर बिहार तक सिमट कर रह गया। अंग में राष्ट्रकूट गया में चिक्कोर गया में चिक्कोर वंश, गुजरात में चालुक्य एवं उड़ीसा में सोमवंशी शासकों का अधिकार हो गया।
सोमवंशी शासकों का अधिकार आपको हो गया। देखिए विग्रहपाल के काल से पाल वंश का पुनः पतन प्रारंभ हो गया। विग्रहपाल के काल से पाल वंश का पुनः पतन अब प्रारंभ हो गया। इसके बाद के शासक महिपाल द्वितीय 1070 से लेकर 1075 ईस्वी तक। इसके बाद के शासक महिपाल द्वितीय 1070 ईस्वी से 1075 ईस्वी को केवतों ने मार दिया। महिपाल द्वितीय की मृत्यु के बाद दो पाल शासकों सूरपाल द्वितीय एवं रामपाल में सत्याग्रह संघर्ष हुआ, जिसमें रामपाल विजयी रहा। अब आगे आपको देखिए क्या कि विग्रहपाल इस दौरान उत्तर बिहार तक सिमट कर रह गया। अंग में राजकुल, गया में चिक्कोर वंश, गुजरात में चालुक्य एवं उड़ीसा में सोमवंशी शासकों का अधिकार हो गया। विग्रहपाल काल से पाल वंश का पुनः पतन प्रारंभ हो गया था। इसके बाद के शासक महिपाल द्वितीय 1070 से लेकर 1075 ईस्वी तक जीवन काल महिपाल द्वितीय का। इसके बाद के शासक महिपाल द्वितीय को केवटों ने मार दिया। महिपाल द्वितीय की मृत्यु के बाद दो पाल शासकों सूरपाल द्वितीय और रामपाल में सत्याग्रह संघर्ष हुआ, जिसमें रामपाल विजयी रहा। अब के रामपाल का जीवन काल आपको 1177 से लेकर 1077 से लेकर 1130 ईस्वी तक आपको रहा। मतलब 1170 से लेकर 1130 ईस्वी तक आपको रामपाल का शासन कर रहा। अब के रामचरित के लेखक देखिए, रामचरित्र के लेखक संध्याकर नंदी के अनुसार रामपाल ने बिहार और बंगाल के 13 सामंतों की सहायता से केवल शासक भीम की हत्या कर दी। अब रामचरित्र के लेखक संध्याकर नंदी के अनुसार रामपाल ने बिहार और बंगाल के 13 सामंतों की सहायता से केवट शासक भीम की हत्या कर दी थी। रामपाल ने बंगाल के शासक कामरूप एवं उड़ीसा पर आक्रमण किया एवं विजय प्राप्त की। अपने मित्र मथन देव की मृत्यु से दुखी होकर रामपाल ने गंगा में प्राण विसर्जित कर दिए थे। इसके बाद कुमारपाल एवं मदनपाल ने पाल वंश का अंत किया। पाल वंश का अंत किया। सन 1160 ईस्वी में पालों के अंतिम शासक गोविंदपाल को पदच्युत कर गढ़वालों ने मगध पर आक्रमण कर लिया था। देखिए सन 1160 ईस्वी में पालों के अंतिम शासक गोविंदपाल को पदच्युत कर गढ़वालों ने मगध पर आक्रमण कर लिया था। फिर आपको आगे यहाँ पे देखिए जो सामाजिक जीवन की बात यहाँ पर की गई उसको देखिए। पाल शासन काल में समाज में अनेक जातियाँ एवं उपजातियाँ थी। पाल शासन काल में समाज में अनेक जातियाँ एवं उपजातियाँ थी। देखिए पाल शासन काल में समाज में अनेक जातियाँ एवं उपजातियाँ थी। तो पाल शासन काल में समाज में अनेक जातियाँ एवं उपजातियाँ थी। पाल शासन काल में समाज में अनेक जातियाँ एवं उपजातियाँ थी। वृद्ध धर्मपुराण में ब्राह्मण के अलावा 36 गैर ब्राह्मण जातियों का उल्लेख मिलता है। वृद्ध धर्मपुराण में उत्तम मतलब आपको कर्ण उग्र और गांधी होता है। मध्यम मतलब आपके यहाँ पर तक्षण रज्जक और आभीर हो गया। मध्यम के अंतर्गत आपको तक्षण रज्जक और आभीर हो गया एवं अधम जातियों को उल्लेख मिलता है। इस काल में समाज में छौर कर्म, जात कर्म, उपनयन, अन्नप्राशन, विवाह इत्यादि संस्कार, दुर्गा, गणेश एवं अन्य देवताओं का पूजन उत्सव, होलिका काम महोत्सव मनाए जाने को उल्लेख मिलता है। पालकालीन समाज में सामंती व्यवस्था परिचित थी। गणिकाएं, स्त्री दासी एवं देवदासी का प्रचलन था। शतरंज और पासा खेल खिलाया जाता था। घोड़ा गाड़ी, हाथी, नाव, बैलगाड़ी का प्रयोग किया जाता था। बहुविवाह का प्रचलन था। विवाह में गोत्र एवं जाति तथा परिवार का ध्यान रखा जाता था। अब यहाँ पे एक खास बात देखिए, जो आर्थिक व्यवस्था कहा गया, यहाँ पर कहा गया उसको साथ से देखिए यहाँ पर। तो आर्थिक व्यवस्था यहाँ पर जो कहा गया देखिए, आर्थिक व्यवस्था का अंतर्गत क्या कि पारंपरिक अर्थव्यवस्था ग्रामीण परिवेश पर आश्रित थी। अब आर्थिक व्यवस्था की बात करते हैं। पारंपरिक अर्थव्यवस्था ग्रामीण परिवेश पर आश्रित थी।
पालकालीन अर्थव्यवस्था ग्रामीण परिवेश पर आश्रित थी। पालकालीन अर्थव्यवस्था ग्रामीण परिवेश पर आश्रित थी। इस काल में प्रमुख रूप से कपास, सुपारी, पान, धान, गन्ना एवं आम की खेती की जाती थी। आम की खेती की जाती थी। पालकालीन अर्थव्यवस्था ग्रामीण परिवेश पर आश्रित थी। इस काल में प्रमुख रूप से कपास, सुपारी, पान, धान, गन्ना एवं आम की खेती की जाती थी। मंदिरों, बौद्ध विहारों, बौद्ध विहारों, ब्राह्मणों, नागरिकों और सैन्य अधिकारियों को भूमि कर मुक्त दान में प्रदान की जाती थी। पालकाल में निम्नलिखित पदाधिकारियों का उल्लेख मिलता है। पालकाल में निम्नलिखित पदाधिकारियों का उल्लेख मिलता है। पश्चाधिकृत विषयपति ग्रामपति 10 आपराधिक चोर उद्धारनिक क्षेत्रपाल महाअक्षपटलिक देखिए महाअक्षपटलिक ज्येष्ठ कायस्थ देखिए यहाँ पर पालकालीन अर्थव्यवस्था ग्रामीण परिवेश पर आश्रित थी। इस कारण प्रमुख रूप से कपास, सुपारी, पान, धान, गन्ना एवं आम की खेती की जाती थी। मंदिरों, बौद्ध विहारों, ब्राह्मणों, नागरिकों और सैन्य अधिकारियों को भूमि कर मुक्त दान में प्रदान की जाती थी। पश्चाधिकृत विषयपति ग्रामपति 10 आपराधिक चोर उद्धरणिक यहाँ पर आपको है चोर उद्धरणिक क्षेत्रपाल महाअक्षपटलिक ज्येष्ठ कायस्थ राज्य की आमदनी हिरण्य शुल्क दंश अपराध चोर उद्धरण से होती थी। भूमि पर ऊपरी कर भाग 1/6 भोग कर लगाए जाते थे। धर्मपाल के एक अभिलेख के अनुसार इस काल में को द्रम अर्थात दम नामक सिक्के का प्रचलन था। पालकालीन समाज में वस्त्र उद्योग, चीनी, नमक उद्योग, पत्थर एवं मिट्टी के बर्तन, कलात्मक मूर्तियों का निर्माण होता था। पालों के समय दक्षिण पूर्व एशियाई देशों एवं चीन से व्यापार किया जाता था। 9वीं शताब्दी का अरब यात्री सुलेमान इस काल के निर्मित वस्तुओं की प्रशंसा करता था। अब देखिए यहाँ पर जो आपको कुछ महत्वपूर्ण आपको मैप दिया गया, इस मैप के अंतर्गत क्या 9वीं शताब्दी अंतिम चरण का ये मैप भारत में आपको 9वीं शताब्दी अंतिम चरण का मैप है। इसमें ये अनुमानित सीमाएं आपको यहाँ पे दिखाया गया और उसके बाद इसमें के अंतर्गत अस्थिर सीमा और अनुमानित सीमाएं और अस्थिर सीमाएं यहाँ पर आपको है। ये आपको ये जितने भी आपको बड़े स्तर का आपको अस्थिर सीमाएं हैं इसको हटाइए यहाँ पर। ये सब आपको आगे यहाँ पर देखिए इसका जो आपको पाल के अंतर्गत जो आपको यहाँ पर था ये प्रशासनिक व्यवस्था, इसके आपको प्रशासनिक व्यवस्था यहाँ पर देख लीजिए। जो आपकी द्वितीय पाल का जो आपको प्रशासनिक व्यवस्था था उसको देख लीजिए। देखिए कैसी थी। पालों की राजधानी अक्सर बंगाल और बिहार में परिवर्तित होती ही रहती थी। पालों की राजधानी अक्सर बंगाल और बिहार में ही परिवर्तित होती रहती थी। यहाँ पर वंशानुगत राजतंत्र था। राजतंत्र के परमेश्वर भट्टारक, परम भट्टारक, परम सौगात, महाराजाधिराज इनकी उपाधियाँ होती थी। पालों में गोपाल देखिए गोपाल के काल में चुनाव के प्रमाण मिले हैं। प्रशासनिक सुधार की दृष्टि से सारा समाज भुक्ति विषय विधि मंडल एवं ग्राम में विभक्त था। राजा के शासन के लिए उनके सहयोगियों में राजा मात्य महाकर्ताकृतिक महाप्रतिहार विषयपति दंडिक ग्रामिक होते थे। पालों के प्रमुख मंत्री दर्भपानी, केदार मिश्र, गौरव मिश्र थे। अब देखिए कलात्मक प्रगति की बात यहाँ पर की गई। कलात्मक प्रगति के अंतर्गत जो आपको है देखिए पालों के समाज में धर्म समन्वित कला का विकास हुआ। तो कलात्मक प्रगति की बात आपको हुई। कलात्मक प्रगति की बात आपको हुआ। कलात्मक प्रगति की यहाँ पर बात हुई। कलात्मक प्रगति की कलात्मक प्रगति की यहाँ पर देखिए कि पालों के समाज में धर्म समन्वित कला का विकास हुआ। पालों के समाज में धर्म समन्वित कला का विकास हुआ। औदंतपुरी विक्रमशिला, सोमापुर महाविहारों की स्थापना एवं पहाड़पुर के स्तूपों का विस्तार इस काल में ही हुआ था। गया में नेपाल देखिए पालों के समाज में
साम्राज्य में धर्मपाल समृद्ध कला का विकास हुआ। औदंतपुरी, विक्रमशिला, सोमापुर महाविहारों की स्थापना एवं पहाड़पुर के स्तूपों का विस्तार इस काल में ही हुआ था। गया में नेपाल राजा के समय गद्दाधर एवं बटेश्वर के मंदिरों का निर्माण हुआ। गया के विष्णुपद मंदिर का अर्ध मंडप पालों ने बनाया था। पालकालीन दुर्ग, देखिए पालकालीन दुर्ग निम्नलिखित थे। पहला देखिए आपको दुर्ग जो थी, हम देखिए पहला दुर्ग जो था मुंदगिरी मुंगेल था, जयनगर लखीसराय थे और इंडे सूरजगढ़ में था। दोहरागढ़ का दुर्ग था, जय मंगलागढ़ का दुर्ग था, अलोली गढ़ का दुर्ग था, बट प्रवर्तक गढ़ था, गुड़ था, मतलब बट प्रवर्तक दुर्ग था। उसका सुल्तानगढ़ जो इसको बटे उस स्थान पर उसका भी दुर्ग था, और शाहघाट का भी दुर्ग था, चंपानगर का दुर्ग था, और उसका अमोना कुर्कीहार का दुर्ग था, धरावत का दुर्ग था, और अफसर का दुर्ग था, और आपके यहाँ पर पाटलिपुत्र का दुर्ग था। देखिए मध्यकालीन कला की पूर्व शैली का उद्भव इसी काल में हुआ था। अभिलेखों से आपको पालकालीन नालंदा के दो प्रसिद्ध शिल्पकार धीमान एवं विठपाल का नाम प्राप्त होता है। अष्ट सहस्त्री का प्रज्ञा, देखिए अष्ट सहस्त्री का प्रज्ञा पारमिता, देखिए पारमिता पंचरक्ष, देखिए पंचरक्ष तत्कालीन चित्रित पांडुलिपियों एवं महाश्री तारा एक चित्र था जो वर्तमान में भी उपलब्ध है। फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए जाकर गौर कीजिए शिक्षा एवं साहित्य की बात देखिए यहाँ पर की गई। शिक्षा एवं देखिए पालकालीन शिक्षा के विख्यात केंद्र बोध विहार थे। पालकालीन शिक्षा के विख्यात केंद्र आपको बोध विहार थे। गोपाल ने ओदंतपुरी धर्मपाल ने सोमापुर एवं विक्रमशिला ने महाविहारों को स्थापित किया था। देखिए कि हम आपको पालकालीन शिक्षा के विख्यात केंद्र बोध विहार थे। गोपाल ने ओदंतपुरी एवं धर्मपाल ने सोमापुर एवं विक्रमशिला ने महाविहारों को स्थापित किया था। गोंडे रीति इस काल की संस्कृत साहित्य की प्रमुख रीति। इस काल के प्रमुख विद्वानों में चक्रपाणि दत्त, भवदेव भट्ट, हरिभद्र एवं संध्याकर नंदी प्रमुख थे। इसके आपको आगे यहाँ पर जो कहा गया देखिए संध्याकर नंदी ने रामचरित, चक्रपाणि दत्त ने चिकित्सा संग्रह, आयुर्वेद दीपिका, देखिए जी मुतवाहन ने दाय भाग, व्यवहार मातृका एवं काल वेग की रचना की थी। वज्रदत्त ने लोकेश्वर शतक, देखिए यहाँ पर क्या कि वज्रदत्त ने लोकेश्वर शतक एवं बोध चर्यापदों की रचना पालों के काल में होने लगी थी। इस काल के बोध विद्वानों में कमलशील, दीपंकर, श्री ज्ञान, अतीश, राहुल भद्र प्रमुख थे। पालों के अधीन संस्कृत, बंगाल लिपि एवं जनभाषा का विकास हो चुका था। अब देखिए बंगाल के सेन की बात यहाँ पर की गई है। बंगाल के जो सेन शासक उसकी बात देखिए यहाँ पर जो की गई है बंगाल के सेन। तो यहाँ देखिए बंगाल के जो आपको सेन उसको देखिए 10 सेनाज ऑफ बंगाल की बात यहाँ पर की गई है। देखिए देवपारा अभिलेख के अनुसार वीरसेन, चंद्रवंशीय सेन वंश का आदि पुरुष था। मधाई नगर अभिलेख में सेनों के निर्णय कनाट छत्तीस शब्द का प्रयोग हुआ। देखिए मगहाई नगर अभिलेख में इन सेनों के लिए कनाट छत्तीस शब्द का प्रयोग हुआ था। सेनों का मूल्य उद्गम क्षेत्र कनाट प्रदेश, पश्चिमी आंध्र एवं उत्तरी मैसूर था। सामंत सेन को देखिए सामंत सेन को ब्रह्मवादी वेदों का पाठ करने वाला कहा गया है। राग में स्वतंत्र राज्य की स्थापना के बाद सेनों का प्रमुख केंद्र बंगाल बन गया था। आरंभ में सेन वंश के लोग स्वयं को ब्राह्मण मानते थे, लेकिन सत्ता प्राप्ति के बाद उन्होंने स्वयं को क्षत्रिय माना। अब आगे यहाँ पर देखो जो कहा गया उसके बाद आपको आगे देखिए सामंत सेन एवं हेमंत सेन की बात आपके यहाँ पर की गई है। जो सामंत सेन है और जो हेमंत सेन, देखिए बंगाल में सेन वंश का संस्थापक सामंत सेन था। देखिए बंगाल में सेन वंश का जो संस्थापक था वो सामंत सेन था। बंगाल में जो आपको सेन वंश का संस्थापक था वो सामंत सेन था।
बंगाल में जो आपको सेन वंश का संस्थापक था वो सामंत सेन था। सामंत सेन ने आपको राड एवं कनाड ने सामंत सेन आपको राड एवं कनाड में अपने राज को स्थापित किया। सामंत सेन का पुत्र हेमंत सेन था, जिसे अभिलेखों में महाराजा धीराज से संबोधित किया गया। बंगाल के केवट विद्रोह एवं कलचुरीकरण के आक्रमण के बाद हेमंत सेन ने 11वीं शताब्दी उत्तरार्ध में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। हेमंत सेन भी देखिए, हेमंत सेन भी आपको राग क्षेत्र तक ही सीमित रहा था। हेमंत सेन भी राग क्षेत्र तक सीमित ही रहा था। हेमंत सेन भी राग क्षेत्र तक सीमित ही रहा था। आज विजय सेन के बाद, विजय सेन का जो जीवन काल रहा वो आपको 1055 ईस्वी से लेकर 1158 ईस्वी तक देखा। अब यहाँ पर क्या, विजय सेन वंश का सेन वंश का पहला लोकप्रिय एवं प्रतापी शासक था। उसके कार्यों के संबंध में देवपाल अभिलेख में उल्लेख मिलता है। विजय सेन ने नेपाल, मिथिला, कामरूप गौड़ एवं अन्य राज्यों पर विजय प्राप्त की थी। देवपाल अभिलेख के अनुसार नान्य वीर राघव वर्धन नाम के राजाओं से विजय सेन ने युद्ध किया था। विजय सेन की दो राजधानियां विक्रमपुर एवं विजयपुरी थी। देखिए, पाल शासक मदन पाल को हरा कर उत्तरी बंगाल में सत्ता स्थापित करना उसकी सर्वाधिक उत्कृष्ट उपाधि थी। पाल शासक मदन पाल को हरा कर उत्तरी बंगाल में सत्ता स्थापित करना उसकी सर्वाधिक उत्कृष्ट उपलब्धि थी। विजय सेन आपको सेव मत को मानने वाला था। परम भट्टारक, महाराजा धीराज, परमेश्वर इत्यादि उनकी उपाधि थी। देवपारा के निकट परधुमनेश्वर शिव मंदिर का निर्माण विजय सेन ने कराया था। उसकी प्रशंसा में हर्ष नामक कवि द्वारा विजय प्रशस्ति एवं गोंडो विश्व प्रशस्ति नामक काव्यों की रचना की गई थी। अब ये क्या, इसमें देखिए क्या कि देवपाल के निकट, यहाँ देखिए एक मिनट फिर से देखिए, परमेश्वर इत्यादि अनेक उपाधियाँ थी। फिर देखिए, देवपाल के निकट प्रधुमनेश्वर शिव मंदिर का निर्माण विजय सेन ने कराया था। उसकी प्रशंसा में हर्ष नामक कवि द्वारा विजय प्रशस्ति एवं गोंडी विश्व प्रशस्ति नामक काव्यों की रचना की गई थी। उसने अरिराज विश्व शंकर नामक उपाधि धारण की थी। अब उसके बाद आपको आगे जो यहाँ पर कहा गया बल्लालसेन की बात, आपको यहाँ पर बलालसेन की बात यहाँ पर की गई है। तो बलालसेन को यहाँ पर देख लीजिए। देखिए, बलालसेन आपके यहाँ पर बलालसेन जो आपको है, इसका जीवन आपको 1158 ईस्वी से लेकर 1178 ईस्वी तक आपको रहा। देखिए, गोंडेश्वर की उपाधि से विभूषित बलालसेन सेन वंश का दूसरा प्रतापी शासक था। उनकी गतिविधियों के संबंध में नेहट्टी अभिलेख में उल्लेख मिलता है। आनंद भट्ट की कृति वल्लाल चित्र के अनुसार आपको वल्लाल चित्र के अनुसार वालेंद्र बागरी मिथिला उत्तरी बिहार पर वल्लाल सेन ने आक्रमण किया था। वल्लाल सेन भी शैव संप्रदाय से संबंध था। परम भट्टारक महाराजा धीराज, परम माहेश्वर शंकर निशंक शंकर इत्यादि उसकी उपाधियाँ थी। विद्वान के स्वरूप में वल्लाल सेन ने अद्भुत सागर एवं दान सागर नामक कृति ग्रंथों की रचना की थी। वल्लाल सेन का साहित्यिक गुरु विद्वान अनिरुद्ध था। अपने अंतिम काल में वल्लाल सेन ने त्रिवेणी में संन्यास लिया था। अपने अंतिम काल में वल्लाल सेन ने त्रिवेणी में संन्यास लिया था। अब यहाँ देखिए, इस चीज़ को यहीं तक आपको रखें। देखिए, अब लक्ष्मण सेन की अब बात करें। देखिए, लक्ष्मण सेन का जो जीवन काल है वो आपको 1178 से लेकर 1205 ईस्वी तक रहा। लक्ष्मण सेन का जो जीवन काल रहा वो 1178 से लेकर 1205 ईस्वी तक आपको रहा।
लक्ष्मण सेन का जो जीवन काल है वह 1178 ईस्वी से लेकर 1205 ईस्वी तक आपको यहाँ पर रहा। देखिए वृद्धा अवस्था में शासन संभालने वाले सेन वंश का अंतिम शासक लक्ष्मण सेन था। वृद्धा अवस्था में शासन संभालने वाले सेन वंश का अंतिम शासक लक्ष्मण सेन था। विश्वरूप सेन के विश्वरूप सेन के मदनपाड़ा अभिलेख में लक्ष्मण सेन को अश्वपति, गजपति, नरपति, गिरेश्वर, परम भट्टा इत्यादि उपाधियों से विभूषित किया गया है। कलिंग, कामरूप, इलाहाबाद, बनारस एवं कन्नौज तक लक्ष्मण सेन ने अपना अधिकार कर लिया था। कलिंग, कामरूप, इलाहाबाद, बनारस एवं कन्नौज तक लक्ष्मण सेन ने अपना अधिकार कर लिया था। खाड़ी मंडल एवं मेघना नदी के पूर्व क्षेत्र पर भी लक्ष्मण सेन का अधिकार हो चुका था। देखिए यहाँ पर क्या कि खाड़ी मंडल एवं मेघना नदी के पूर्व क्षेत्र पर भी लक्ष्मण सेन का अधिकार हो चुका था। बख्तियार खलजी एवं लक्ष्मण सेन के युद्ध का वर्णन मिनहाज ए तबकात ए नासरी नामक ग्रंथ में प्राप्त होता है। ग्रंथ में प्राप्त होता है। जयदेव हलायुध, देखिए जयदेव हलायुध, श्रीधरदास धोई, शरण गोवर्धन लक्ष्मण सेन के दरबार के प्रमुख विद्वान थे। लक्ष्मण सेन ने लक्ष्मण संवत का प्रचलन किया था। किया था। अब यहाँ देखिए क्या विश्वरूप सेन, देखिए यहाँ पर जो कहा गया विश्वरूप सेन एवं केशव सेन की बात यहाँ पर की गई है। देखिए विश्वरूप सेन और केशव सेन की बात यहाँ पर की गई है। तो देखिए विश्वरूप सेन और केशव सेन, लक्ष्मण सेन की मृत्यु के पश्चात विश्वरूप सेन एवं केशव सेन ने सेन वंश का बंग पर शासन संभाला। मिनहाज के अनुसार 1260 ईस्वी तक बंग पर सेन वंश शासकों का अधिकार रहा। यमनों से संघर्ष के बाद सेन वंश का अंत हो गया। अब देखिए निष्कर्ष हम ये कर सकते हैं, सेन वंश से शासकों का बंगाल में एक शताब्दी सेन वंश से शासकों का बंगाल में एक शताब्दी तक सेन वंश से शासकों का बंगाल में एक शताब्दी तक शासन रहा था। सेन वंश से शासकों का बंगाल में एक शताब्दी तक शासन रहा था। अभिलेखों के अनुसार सेन प्रशासन में निम्नलिखित अधिकारी थे। पहला देखिए भुक्तिपति थे, मंडलपति थे, विषयपति थे, महामंत्री थे, पुरोहित थे, महापुरोहित थे, महासंघी विग्रहाधिकृत थे और महामुद्राधिकृत थे, महाधर्माध्यक्ष थे, महापिलुपति थे, महाव्यूहपति थे, अध्यक्ष वर्ग थे, गुण पुरुष थे, दूत इत्यादि सेन प्रशासनिक व्यवस्था का आधार सामंती पद्धति थी। सेनों के संपूर्ण कार्य में सर्वाधिक साहित्य सेनों के संपूर्ण कार्य में सर्वाधिक साहित्यिक प्रगति वल्लाल सेन एवं लक्ष्मण सेन के समय में सेनों के संपूर्ण कार्य में सर्वाधिक साहित्यिक प्रगति वल्लाल सेन एवं लक्ष्मण सेन के समय में आपको हुई। देखिए यहाँ पर क्या गीत गोविंद जयदेव ब्राह्मण सर्वोस हलायुध पवनदूत धोई सदुक्ति कर्णामृत श्रीधर दास की रचनाओं का इसी काल में परिणन हुआ था। देखिए गीत गोविंद जयदेव ने लिखा था। ब्राह्मण सर्वस्व जो था वो हलायुध ने लिखा था और पवनदूत धोई ने लिखा था। सदुक्ति कर्णामृत श्रीधर दास ने लिखा था। सदयुक्ति कर्णामृत श्रीधर दास की रचनाओं का इसी काल में परिणन हुआ था। अब देखिए इसी कारण परिणन हुआ था यहाँ तक। तो अब देखिए ये जो गुर्जर प्रतिहार है इसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।